तो अब हम बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन की। ठीक है, तो सेंटर स्टेट रिलेशन के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं भाई, पूरे के पूरे 22 क्वेश्चंस देखेंगे, सॉरी 26 क्वेश्चंस देखेंगे। और इस 26 क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन से जो बेसिक चीज़ें हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, बाकी सेंटर स्टेट रिलेशन से तो मेनली जो डायनेमिक पार्ट से क्वेश्चन आता है वो तो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन बैंक से कर ही लेंगे, बट यहाँ पे हम स्टैटिक पार्ट पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है भाई। एक हम बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, इस बिल्डिंग का जो बेडरॉक है, जो न्यू है, वो किससे बनेगा भाई? इट इज़ फॉर्म बाय द स्टैटिक पोर्शन। और जो ऊपर वाली बिल्डिंग है ये बनेगा डायनामिक पोर्शन से। ठीक है, जो डायनामिक पोर्शन है इट कैन बी चेंज, है ना, वो समय के साथ चेंज होता है, बट जो बेडरॉक होगा, जो स्टैटिक पोर्शन होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास सबसे ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट कंसर्न टू डील विद द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये स्टेट को और पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, स्टेट को और पार्लियामेंट को एम्पावर करता है टू डील विद द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन? ये गलत है भाई। इट ओनली एम्पावर्स द पार्लियामेंट। ठीक है, ओनली पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, अपने टेरिटरी से बाहर नियम बना सकता है ना, एज फार एज द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इज कंसर्न। Law made by the state legislature is not applicable outside its territory in any circumstances। एक्सट्रीम वर्ड भाई, कभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा गलत है भाई। बिकॉज अगर कोई भी नियम बनाया स्टेट ने, है ना, और कुछ सफिशिएंट सब्जेक्ट या फिर स्टेट के बीच में कोई बातचीत हुई है, कोई इंपॉर्टेंट मैटर रहा है, तो एक्स्ट्रा टेरिटरी ये अप्लाई हो सकता है। एक्सट्रीम वर्ड है, any circumstances, and in UPSC extremes are always maximum time incorrect। Question number 2 है consider the following statement। The center can give direction to the state to take measures for the protection of the railways within the state। जो सेंटर है वो स्टेट को ये निर्देश दे सकता है कि भाई तुम क्या करो, अपने स्टेट के अंदर जो रेलवेज है उसको प्रोटेक्ट करो, बिकॉज रेलवे इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर। क्या निर्देश दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। Center can direct the state for execution of the specified schemes for the welfare of the scheduled caste and scheduled tribe। जो scheduled caste है, scheduled tribe है, उनके लिए कुछ स्कीम्स बनाए हैं सेंटर ने। क्या सेंटर जो है वो स्टेट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए कंपेल कर सकता है, बोल सकता है भाई? ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों के लिए वो करे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कहीं भी, है ना, ऐसा मेंशन नहीं कि वो क्या करे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए करे। ऐसा मेंशन है कि भाई जो सेंटर है ना, इट कैन डायरेक्ट द स्टेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मेंशन है, शेड्यूल कास्ट के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग एडुकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। आर्टिकल 360 को बताएंगे, इसको पहले पढ़ते हैं। द सेंटर कैन गिव डायरेक्शन टू द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग एडुकेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज टू ऑल द चिल्ड्रन। देखो भाई, ऑल द चिल्ड्रन नहीं है, है ना, हमारे पास सेंटर जो है इट कैन गिव द डायरेक्शन टू द स्टेट, जिससे वो क्या कर पाए, एडुकेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए, जिससे मदर टंग में वो क्या करेगा, जो चिल्ड्रंस हैं बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनके बच्चों को ये मदर टंग में एजुकेशन देगा प्राइमरी स्टेज में, नॉट ऑल चिल्ड्रन। सो दिस इज इनकरेक्ट। ये 350A है भाई। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है यार, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में नियम बना सकता है। कब? जब प्रेसिडेंट रूल होगा तब क्या ये नियम बना सकता है भाई? बिल्कुल सही बात है, जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर नियम बना सकता है। ठीक है,
ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ना भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय ये नियम नहीं बना सकता। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है, तब भी स्टेट लिस्ट पे नियम बना सकता है। व्हेन एनी सिंगल स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट, ना जब कोई सिंगल स्टेट रिक्वेस्ट करेगा तब ये नहीं बना सकता। व्हेन टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर, टू और मोर स्टेट लेजिस्लेचर, जब इन्होंने है ना, जब इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि पार्लियामेंट को नीड पे नियम बनाए, तब जाके वो नियम बना सकता है। और ये जो नियम होगा सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में लगेगा, ठीक है। देखो भाई जो प्रेसिडेंट्स रूल है, इसकी समझना, जो प्रेसिडेंट्स रूल है उस समय है ना हमारे पास ये नियम बना सकता है। और एक सिचुएशन है जहाँ पे जो स्टेट लिस्ट है उसमें पार्लियामेंट नियम बना सकता है, जब राज्यसभा पास कर रहा है रेजोल्यूशन, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पे नियम बनाने के लिए। एंड ये जो रेजोल्यूशन है 1 साल तक यहाँ पे ये रहेगा, और उसके बाद इसको कभी भी, मतलब 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर आप कभी भी इसको डिसॉल्व कर सकते हो, हटा सकते हो, है ना। बट 1 साल से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते। 1 साल से ज़्यादा करना है तो फिर से एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यार, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर ओनली द सेंटर टू मेक, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर ओनली द सेंटर टू मेक एनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज नॉट विद इन द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। क्या जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट पे नियम बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के, मतलब सेंटर के पास है भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल गलत है, बिकॉज सेंटर स्टेट दोनों जो है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट के लिए नियम बना सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा आर्टिकल 282 बोलता है कि सेंटर प्लस स्टेट कैन मेक नियम विथ रेफरेंस टू दिस। दिस इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या है, अंडर आर्टिकल 275 स्टेटरी ग्रांट्स आर गिवन टू द स्टेट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जो स्टेटरी ग्रांट्स होते हैं, है ना, वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दिए जाते हैं। क्या बिल्कुल सही बात है। 275 के अंदर फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंदर बनता है भाई। The Constitution has made provision for equal distribution of statutory grants among every states। क्या हर स्टेट के अमॉन्ग जो ग्रांट्स होंगे वो इक्वल होंगे? ना भाई ना, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता भाई। जो ग्रांट्स होंगे स्टेटरी ग्रांट्स वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो फाइनेंस कमीशन बताता है। ओके तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Constitution has empowered the only union government to levy a tax on the interstate supply of goods and services। क्या जो interstate supply of goods and services है उस पर सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, वही टैक्स लेवी कर सकता है? बिल्कुल सही बात है भाई। आर्टिकल नंबर कौन सा है भाई? 246A। याद नहीं कर रहा बट हाँ ये आंसर है हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है ये। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर to make provisions for distribution of the revenue collection between the center and the state on interstate supply of goods and services। मतलब प्रेसिडेंट, देखो भाई साफ साफ मैंने बताया था इससे पहले कि इट इज़ बाय द पार्लियामेंट जो कि क्या कर सकता है, जो रिवेन्यू कलेक्शन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकता है और उसके टैक्स के कलेक्शन को देख सकता है। सो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, क्योंकि मेन चीज़ों पे प्रेसिडेंट कैसे नियम बनाएगा यार? पार्लियामेंट बनाएगा ना। 101st Amendment Act 2016 has conferred exclusive power upon Parliament to make laws for goods and services tax imposed by the state and union। देखो भाई इसने पावर दिया किसको है? पार्लियामेंट को तो दिया ही दिया है, बट ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जो जीएसटी जो आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, है ना, उसने स्टेट को प्लस पार्लियामेंट दोनों को पावर दिया है कि वो क्या कर पाए, जीएसटी पे नियम बना पाए। सिर्फ और सिर्फ सेंटर नहीं बना सकती, स्टेट ही बना सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द कंकरेंट लिस्ट। हमसे पूछा गया कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, क्या ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है? बिल्कुल सही बात है यार, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग।
रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ ये भी हमारे पास कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। बट जो पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है ना, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन ये किसके अंदर आता है भाई? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इट कम्स अंडर व्हाट? इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। ओके, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है वो किसके अंदर आता है? ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। पुलिस ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है ना। वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर आता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी ये हमारे पास कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। पहले ये स्टेट लिस्ट में था, बट इसको अब कहाँ कर दिया गया था? कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। लेबर वेलफेयर ये भी हमारे पास किसके अंदर आता है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। ओके, जो मेडिकल प्रोफेशन है भाई वो भी हमारे पास कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, याद रखना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 4 5, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है विथ रिगार्ड टू द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। हमको बात किसी करनी है, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करनी है भाई यूनियन और स्टेट का। नो स्टेट लॉ कैन प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। गलत बात है भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिकॉज आप समझना, अगर स्टेट लिस्ट पे अगर सेंट्रल नियम बना रही है, स्टेट लिस्ट तो बना ही नहीं सकती ना। तो अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में अगर सब्जेक्ट जो इन्यूमरेट हैं उसमें अगर हमारे पास सेंट्रल और स्टेट दोनों नियम बना सकते हैं, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा कि स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा? ज़्यादातर समय तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा, बट स्टेट लॉ है ना, अगर प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दे दिया ऐसा कोई स्टेट लॉ, तो वो प्रिवेल कर जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली सिक्योर्स प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ओवर द स्टेट लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये साफ साफ बोला है कि जो स्टेट लिस्ट है वो कमज़ोर होगा, थोड़ा सा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा एज कम्पेयर टू यूनियन एंड द कंकरेंट लिस्ट। द बिल on all matter enumerated in the state list can be introduced in the state legislature without prior sanction from the union। देखो लिखा है क्या? all matter, all matter ना, not all matter। कुछ certain matter में बिना प्रायर सैंक्शन के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल है जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहा है भाई फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को, तो उसको हमारे पास यूनियन का सैंक्शन लेना जरूरी हो जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा C2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन है भाई सेंटर स्टेट के बीच में, उसके बारे में हमको बात करना है। The president may with the consent of the central government entrust to that है ना, entrust to that government any of the executive function of the state। मतलब जो प्रेसिडेंट है जब उसको पार्लियामेंट का कंसेंट मिल जाएगा तो वो क्या कर सकता है? कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो स्टेट के अंदर रहता है उसको परफॉर्म कर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है ना? बिकॉज प्रेसिडेंट जो है परफॉर्म कर सकता है नॉट विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सपोज करो छत्तीसगढ़ है, तो इसके स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर क्या कर दिया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अगर प्रेसिडेंट को पावर दे दिया, उसने अगर प्रेसिडेंट को कंसेंट दे दिया तो वो कर सकता है, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में with the consent of the state government and trust to that government any of the executive function of the center। ये उल्टा है भाई, है ना, ऐसा नहीं है। अगर गवर्नर किसी भी स्टेट को कंसेंट मिल जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो क्या कर सकता है? जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है किसका? स्टेट का, वो परफॉर्म कर सकता है। सो गवर्नर ऑफ द स्टेट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नो, विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, वो क्या कर सकता है? स्टेट का कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, लोग गलती कर देंगे इसको, है ना। अगर ध्यान से नहीं बनाया होगा, बुक से नहीं पढ़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो लोग पक्का गलती करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट क्या हो जाएगा? कोई सा भी करेक्ट नहीं है ना। प्रेसिडेंट तब नियम बना पाएगा जब उसको स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है तब। गवर्नर तब बना पाएगा जब इसको यूनियन ने बोला है तब।
सिंपल सी बात है, यूनियन का आदमी उसको स्टेट को बोलना पड़ेगा, स्टेट का आदमी उसको यूनियन को बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रिगार्ड टू दिस सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, CFI है, उसका इनमें से कौन सी चीज़ें पार्ट नहीं बनाती? टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे जो टैक्सेस लगते हैं, क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बनाते? भाई बिल्कुल सही बात है, दिस डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टाम्प ड्यूटीज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस। बिल्कुल सही बात है, स्टाम्प ड्यूटीज जो लगते हैं भाई चेक्स के अंदर, प्रोमिसरी नोट्स के अंदर, है ना, ये हमारे पास क्या नहीं आते भाई, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आते। करेक्ट हमसे पूछा है तो करेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोग मिस कर देते हैं, है ना। ये गलती करने वाला क्वेश्चन है यार, दिमाग पे रहता नहीं, भूल जाते हैं हम लोग, इंसान है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। हमको बात किसी करनी है, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करनी है। इट कंसिस्ट ऑफ 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम। क्या नॉर्थ ईस्टर्न जनरल काउंसिल में सिक्किम आता है? बिल्कुल सही बात है। 7 हमारे पास सिस्टर स्टेट्स आते हैं प्लस सिक्किम आता है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द सेपरेटेड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय अमेंडिंग द 6th शेड्यूल। देखो भाई, नॉर्थ ईस्टर्न जनरल काउंसिल कैसे बना था भाई, है ना, इसको बनाया गया था बाय नॉर्थ ईस्टर्न जनरल काउंसिल एक्ट, जो कि 1971 में आया था। एक स्टेटरी बॉडी है भाई, कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सो एक स्टेटरी बॉडी है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द मेंबर ऑफ द जनरल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ। द जनरल काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। क्या यूनियन होम मिनिस्टर इसका पार्ट है? भाई बिल्कुल सही बात है, यूनियन होम मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ द जनरल काउंसिल। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। ना, चीफ सेक्रेटरी नहीं होते भाई यहाँ पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई यूनियन टेरिटरी है जनरल काउंसिल के अंदर तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, है ना, वो इसका पार्ट होते हैं। एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन। ना भाई, डेवलपमेंट कमिश्नर आर नॉट दी पार्ट ऑफ इट, है ना। वो यहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा डी। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड यूनियन होम मिनिस्टर, नॉट सेक्रेटरी, नॉट डेवलपमेंट कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विथ रिगार्ड टू जनरल काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विथ रिगार्ड टू जनरल काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जनरल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एस्टेब्लिश्ड अंडर 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकरेक्ट है भाई, बिकॉज जनरल काउंसिल्स होते हैं वो स्टेटरी बॉडीज़ हैं, है ना, ये नियम से बने हैं। लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न, ठीक है, दे आर स्टेटरी बॉडीज़, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो 1971 के एक एक्ट से बना था, और बाकी जितने भी थे वो हमारे पास स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट से बने थे। सो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दे आर स्टेटरी बॉडीज। दे आर ओनली डिलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज। बिल्कुल सही बात है, इनके जो डिसीजन है दे आर नॉट बाइंडिंग। सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एडवाइस कर सकते हैं, डिसीजन आर नॉट बाइंडिंग। While forming this zone, several factors have been taken into account like means of communication, river system, natural division of the country। बिल्कुल सही बात है, जब इनको बनाया जाता है तो ये सब चीज़ों ध्यान दिया जाता है कि कम्युनिकेशन क्या है वहाँ पे, रिवर सिस्टम कैसा है, नेचुरल डिवीज़न कैसे हैं,
एंड जोनल काउंसिल प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स दैट शेयर द रीजन इन द जोनल काउंसिल। बिल्कुल सही बात है, इन आपस में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनाते। सपोज करो ये साउथ इन जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं तो उनके बीच में बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है यार, यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं जोनल काउंसिल्स। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कर जाएगा बी 2, 3 एंड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जोनल काउंसिल्स। हमको बात किसी करनी है, जोनल काउंसिल्स की बात करनी है। द स्टैट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ देम है ना एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल्स आर फॉर्म बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और जो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल है वो कब बना था, 1971 के अंदर एक्ट से बना था यार। इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। के जोनल काउंसिल के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भाई। जनरल काउंसिल के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, जनरल काउंसिल के जो हेड होते हैं इट इज़ दी होम मिनिस्टर, नॉट दी प्राइम मिनिस्टर। हमने अभी भी देखा कि होम मिनिस्टर के पार्ट है और होम मिनिस्टर इज दी हेड। करेंटली देयर आर 4 जनरल काउंसिल्स इन इंडिया। के अभी तक हमारे पास 4 जनरल काउंसिल्स है ना भाई। हमने देखा एक नॉर्थ है ना, नॉर्थ है, सेंट्रल है, 5 है हमारे पास। नॉर्थ है, सेंट्रल है ना, साउथ है, वेस्टर्न है एंड ईस्टर्न है। टोटल 5 जनरल काउंसिल्स हैं। तो इनकट हमसे पूछा गया है, इनकट हो जाएगा 2 एंड 3। 13 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 14 है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है भाई। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ प्रिवेल ओवर द स्टेट लिस्ट। बिल्कुल सही बात है यार, ना जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सेंट्रल स्टेट लिस्ट में, जो कि मतलब सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ जो कि कंकरेंट लिस्ट में सपोज करो दोनों नियम बना दिए, लेकिन दोनों एक दूसरे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। बिल्कुल सही। इफ द स्टेट लॉ हैज़ बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज़ रिसीव हिज असेंट देन द स्टेट लॉ प्रिवेल इन दैट स्टेट। बिल्कुल सही बात है यार, अभी भी हमने देखा। पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड द स्टेट लॉ व्हेन इट हैज़ रिसीव प्रेसिडेंट असेंट। देखो पार्लियामेंट के पास तो कुछ भी पावर है। हम ऐसे बोलते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग अ मैन इनटू अ वुमन एंड अ वुमन इनटू अ मैन। तो बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड बोल रहा है, गलत बात है। पार्लियामेंट इसको ओवरराइड कर सकता है, बट सब्सिक्वेंट उसको क्या करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा और मेजोरिटी भी होनी चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 2, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे क्या पूछा गया है, इंडियन पॉलिटी की बात करनी है भाई। इंडियन पॉलिटी के रेफरेंस में हमसे करेक्ट पूछा गया है। दिस सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट विद इन द लिमिट फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो सेंटर है और जो स्टेट है, क्या वो बोरो कर सकता है इंडिया से या फिर आउटसाइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार, जो कि बार बार पूछी जाती है। ठीक है, हमको ध्यान में रखने का कि देखो पार्लियामेंट जो है, जो सेंटर है वो बाहर से तो बोरो कर सकता है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विद इन इंडिया ही बोरो कर सकता है, बाहर से बोरो नहीं कर सकता। ठीक है, ये दिमाग में रखना भाई। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन, और इसमें जो लिमिट है वो कौन लगाता है यार, इसमें लिमिट कौन लगाएगा, इसमें लिमिट कौन लगाएगा, इसमें लिमिट पार्लियामेंट लगाएगा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर लिमिट लगाएगा। ठीक, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी सम्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है, सेंटर जो है वो किसको, स्टेट को लोन दे सकता है, किसके अंदर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। और एक और चीज़ है भाई, जो स्टेट है ना वो बिना सेंटर के कंसेंट के लोन नहीं ले सकता। ठीक है, एंड इफ द स्टिल आउटस्टैंडिंग पार्ट ऑफ द लोन मेड बाय द स्टेट, है ना, कब स्टेट लोन नहीं ले सकता, जब देखो स्टेट ने कुछ उधारी लिया है सेंटर से,
है ना, तो उस उधारी को कुछ चुकाया नहीं है, ठीक से पूरा नहीं चुकाया है, तो जो स्टेट है ना, अगर उसको कहीं और से लोन देना है, लेना है, तो उसको किसका कंसेंट चाहिए भाई? सेंटर कंसेंट चाहिए, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है यार, यहाँ पे करेक्ट तो सिर्फ 2 वाला है, आंसर हो जाएगा 2 ओनली। थोड़ी चीज़ें हाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए धीरे धीरे कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टफ होते हैं यार, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखने की होती है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसीलिए हमको लास्ट में इसमें तो रिवाइज करके जाना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन अगर न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें थी तो, अभी चुनाव चल रहा है तो ये तो होना ही है, अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में तो ये तो क्वेश्चन आना ही है। तो इस हिसाब से सबको समझना है कि कब किसको कितना पढ़ना है, कब कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कब नहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वही करंट अफेयर हमको समझाता है कि कब क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर इन एनी स्टेट रिवर और एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। पार्लियामेंट क्या इसको एडजुडिकेट कर सकता है भाई? बिल्कुल कर सकता है। किसके अंदर? हमारे पास इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो आर्टिकल नंबर 262 के अंदर कवर होते हैं, और इसको जो एडजुडिकेट करने का काम है वो किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लाइज एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कि ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही है, आप पार्लियामेंट मत सोच लेना यार, है ना। आर्टिकल 263 के अंदर यही बताया गया है, 262 में तो ऊपर बताया गया कि हाँ भाई जो पार्लियामेंट है इट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, है ना, बट जो प्रेसिडेंट है इट कैन एस्टेब्लाइज एन इंटर स्टेट काउंसिल जिससे वो डिस्कस कर पाए। और जो इंटर स्टेट काउंसिल था उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं भाई, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, याद रखना। जो जोनल काउंसिल्स होते हैं उसके चेयरमैन कौन होते हैं, याद रखना, दोनों में कंफ्यूज रहते हैं भाई। जोनल काउंसिल में हमारे पास जनरल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, और जो हमारे पास इंटर स्टेट काउंसिल है वो हमारे पास उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस, बिकॉज आर्टिकल 260 में इसके मेंशन है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद रेफरेंस टू द पॉलिटी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो देखो भाई, जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है ना वो किसके अंदर आता है? ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो हमसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और जो फिशरीज़ है वो भी हमारे पास स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट मैटर लाइक कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं, है ना। एग्रीकल्चर जो है वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो हमारे पास डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ों की यूनियन लिस्ट में आते हो तो हमको याद होना ही चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैंकिंग है, डिफेंस है, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स है, ठीक है। हमारे पास जो इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ये हमारे पास यूनियन लिस्ट के अंदर आता है यार, ठीक है। और जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आती हैं, यहाँ पे तो हमने लिख ही दिया कि हाँ कम्युनिकेशन भी आता है ना, एंड इंश्योरेंस भी आता है, तो हमने देख ही लिया क्वेश्चन में। सेंट्रल लिस्ट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? स्टेट लिस्ट के अंदर हमारे पास पब्लिक ऑर्डर आता है, पुलिस आता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो कि हमने देखा भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर आता है, प्रिजन जो है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर नहीं आता, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, फिशरीज जो आता है अभी हमने देखा भाई, फिशरीज जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट, और स्टेट लिस्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, है ना। जो गैम्बलिंग है, याद रखना, गैम्बलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, है ना, गैम्बलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? गैम्बलिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। तो हम यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा है? 2 and 3 आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। कॉमन हाई कोर्ट 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए कौन बना सकता है भाई। अब देखो यहाँ पे हमने स्टेट लिस्ट की बात की तो कंकरेंट लिस्ट की बात कर ही लेते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या है यार। कंकरेंट लिस्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि एजुकेशन है ना, फॉरेस्ट, वेट एंड हाइट, एक हमने और चीज़ देखी थी है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ना, वेट एंड मेजर्स हो गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, ये हमारे पास कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो चीज़ें थोड़ी मोड़ी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार लिखे रहने से याद रहता है भाई, बाद में कभी कन्फ्यूजन नहीं होता, तीनों एक साथ रहने से, बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। तो कॉमन हाई कोर्ट कौन बना सकता है भाई, इन दोनों में दोनों दो देखो, विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। तो पार्लियामेंट जो है वो हमारे पास क्या कर सकता है, कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। ऐसा हमने बोला कि नहीं, ऐसा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था उसमें लिखा गया है, ठीक है। हमारे पास याद रखना 28 स्टेट्स हैं, फिर भी 25 हाई कोर्ट्स है ना, तो यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल है। और नया कॉमन हाई कोर्ट कौन बना सकता है, हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो बना सकता है। ना क्वेश्चन नंबर 19 है विथ रेफरेंस टू द सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। हमको सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। द कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर इम्यून फ्रॉम द स्टेट टैक्सेशन। जो कॉर्पोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, क्या वहाँ पे स्टेट टैक्सेशन नहीं कर सकता। सपोज करो ये कोई स्टेट है, सपोज छत्तीसगढ़, और इसके अंदर यहाँ पे जो है, सपोज करो यहाँ पे इंडिया का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कुछ प्रोजेक्ट है यहाँ पे, है ना। सपोज करो यहाँ पे SBI है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो क्या यहाँ पे ये टैक्स लगा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के, यहाँ पे ये टैक्स लगा सकता है, हाँ, क्या यहाँ पे ये टैक्स लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है, ओके। तो जो कॉरपोरेशन है उन पे टैक्स लगा सकता है। बट सपोज करो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारे पास म्यूनसिपालिटीज़ हो गया, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए, जो पंचायत हो गए, अगर ये टैक्स लगाते हैं किसी भी सेंट्रल की प्रॉपर्टी पे तो ये टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन जो कॉरपोरेशन या फिर कंपनीज हैं, है ना, क्योंकि उनका लैंड है, बिल्डिंग है ना, डेट शेयरिंग, उन पे वो क्या लगा सकते हैं, बिकॉज है ना वो एक तरह से पैसा कमाने के लिए चीज़ें हैं ना, तो उस पर वो टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। कॉरपोरेशन एक सेपरेट एंटिटी है यार, ठीक है। SBI पे तो नहीं लगा सकते, बट इससे कोई कंपनी खोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फायदे के लिए, फायदा हो रहा है तो उस पर तो फायदे पे टैक्स लगाना, यही तो दुनिया का नियम है भाई। सो ये गलत है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू रिमूव द बैन विच रेस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सेंटर फ्रॉम टैक्सेशन। ना भाई ना, जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो बैन को रिमूव कर पाए, है ना। सपोज करो कि हमारे पास सेंटर की कोई प्रॉपर्टी है, उस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, टैक्स लगने से मना कर दे रहे हैं। कोई सेंटर की प्रॉपर्टी है, स्टेट नहीं लगा पा रहा है, ये बैन लगा हुआ है कि सेंटर की प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग सकते, लेकिन इसको कौन रिमूव कर सकता है भाई, पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है, नॉट द प्रेसिडेंट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्स ऑन सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट। जो इन्यूमरेट किए गए हैं सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में, उस पर कौन टैक्स कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई, गलत है। बिकॉज जो एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवी टैक्स ऑन सब्जेक्ट जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर है वो पार्लियामेंट के अंदर है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर दोनों स्टेट एज वेल एज पार्लियामेंट, स्टेट और सेंटर दोनों टैक्स लेवी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट। Parliament can only levy tax in the subject which are present in the central list. The residuary power of taxation is vested in the Parliament and the state legislature on their respective field. देखो भाई, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो टैक्स ले सके स्टेट लिस्ट पे,
एंड जो रेसिड्यूरी पावर है ना, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, इट इज विद द पार्लियामेंट। तो करेक्ट, तो यहां भी कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द यूएस द फेडरल गवर्नमेंट इज इन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रेसिड्यूरी पावर आर लेफ्ट टू द स्टेट। इंडिया के अंदर हमने देखा कि रेसिड्यूरी पावर सेंटर के पास था, बट जो यूएसए है वहाँ पर रेसिड्यूरी पावर किसके पास है? स्टेट्स के पास है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड रेसिड्यूरी पावर टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने रेसिड्यूरी पावर किसको दिया था भाई? हैं, उसने रेसिड्यूरी पावर किसको दिया था? गवर्नर जनरल के पास था क्या? बिल्कुल सही बात है। 1935 के अंदर जो एक्ट है उसके हिसाब से जो रेसिड्यूरी पावर था वो गवर्नर जनरल के पास था। द पावर टू मेक लॉज विद रेस्पेक्ट टू द रेसिड्यूरी पावर इज वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। अभी देखा हमने भाई, जो रेसिड्यूरी पावर है इंडिया के अंदर वो किसके पास है? उसके लिए नियम बनाने का पावर जो पार्लियामेंट के पास है, यूएसए के अंदर स्टेट के पास है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में कुछ चीज़ें बात करनी है अपने को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मैनी रिवेन्यू सोर्स एंड द स्टेट आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज जो सेंटर है उसका मेन चीज़ों पे कंट्रोल है यार, फाइनेंस पे कंट्रोल है उसका, बैंकिंग पे कंट्रोल है उसका, कम्युनिकेशन पे कंट्रोल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का उसका कंट्रोल है। इसीलिए मेन जो पैसा मिल जाता है सेंटर को मिल जाता है, और इस तरह से ग्रांट्स जो फाइनेंशियल कमीशन के अंदर दिए जाते हैं उस पर स्टेट डिपेंडेंट है भाई पैसे के लिए। स्टेट कैन नाइदर टेक डिसिप्लिनरी एक्शन नॉर कैन दे रिमूव ऑफिशियल्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, इसे तो पता है भाई, आईएएस आईपीएस क्यों भगवान टाइप के होते हैं, राजा टाइप के क्यों होते हैं? बिकॉज उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, स्टेट कोई एक्शन नहीं ले सकता, डिसिप्लिनरी एक्शन, या फिर उनको रिमूव नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर एम्प्लॉयड बाय द सेंटर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 23 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पार्लियामेंट कैन मेक लेजिस्लेशन फॉर द स्टेट। पार्लियामेंट स्टेट के अंदर कब लेजिस्लेशन बना सकता है? व्हेन राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा पास करते हैं रेजोल्यूशन अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 249, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से ये पास करता है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल सही बात है, पार्लियामेंट बना सकता है नियम यार इन द स्टेट लिस्ट, है ना, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए ये बना सकता है, ठीक है। और जो नेशनल इमरजेंसी में जो नियम बनाया रहेगा, है ना, वो 6 महीने तक चलेगा। अगर इमरजेंसी आज सपोज कर ख़त्म हुआ, है ना, ये इस दिन नियम बनाया था, सपोज करो, है ना, नियम बनाया था, लॉ बनाया था, इस दिन इमरजेंसी ख़त्म हो गया तो इसकी 6 महीने तक और चलेगा, उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट रूल के समय भी ये नियम बना सकता है, कोई भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है ना। तो यहाँ पे राज्यसभा अगर पास करता है रेजोल्यूशन, ये कौन सा है भाई? 249 है, ठीक है। और पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी से जो नियम बना सकता है वो आर्टिकल नंबर 250 है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को देखते हुए अगर नियम बना सकता है पार्लियामेंट, उसको 253 बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल, बच्चों जो पता 356 है, जहाँ के पार्लियामेंट जो है स्टेट इस पर नियम बना सकता है। तो करेक्ट हमारे पास चारों हैं भाई, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बताना है। द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली टू द सेंटर। के जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है उसको इनिशिएट सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही कर सकता है भाई। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, बट यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। स्टेट कैन प्रपोज द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट हैज़ ओवरराइडिंग अथॉरिटी ओवर द कंकरेंट लिस्ट। क्या कंकरेंट लिस्ट के ऊपर स्टेट लिस्ट है भाई? बच्चे को पता है, सेंटर लिस्ट के अंदर हमारे पास, कंकरेंट लिस्ट के अंदर सेंटर है उसके पास ओवरराइडिंग पावर है। मतलब अगर सपोज करो सेंटर ने भी लॉ बनाया किसी चीज़ पे, स्टेट ने भी लॉ बनाया, तो जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा सेंटर का यहाँ पे प्रीवेलिंग ओवरराइडिंग अथॉरिटी रहेगी। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ऑफ सेंटर स्टेट, हमको बात करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की सेंटर और स्टेट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट।
जो जज होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के, उसको ट्रांसफ़र और रिमूव कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। ओके, बट कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और गवर्नर को। देखो लेकिन ये अगर सीजीआई को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत कठिन प्रोसेस है भाई। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी द सेंटर वॉज एम्पावर्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट ऑन एनी मैटर। जब नेशनल इमरजेंसी है तो किसी भी मैटर पे स्टेट को सेंटर जो है वो मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी डायरेक्शन दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, सॉरी इनकट हमसे पूछा गया, तो इनकट तो कोई सा भी नहीं है भाई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नादर 1 नॉर 2। ये जो है ना भाई नेशनल इमरजेंसी जो कि है अंडर आर्टिकल 352 के अंदर आता है, उसके अकॉर्डिंग है ये कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है सेंटर को स्टेट के अंदर नेशनल इमरजेंसी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, लास्ट क्वेश्चन है भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इन द सेंटर इज द सेंटर एम्पावर टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट। फिर से वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन किस किस मैटर पे दे सकता है यार? एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट कौन? सेंटर। किसको? स्टेट को। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल एंड मिलिट्री इंपॉर्टेंस। अगर नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्ट करना है, मेंटेन करना है, तो सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। द ड्राइंग ऑफ एन एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट। याद रखना शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं भाई, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अगर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई भी स्कीम है वेलफेयर का बनाया है और स्टेट इसको लागू नहीं कर रहा है ना, तो उसके खिलाफ वो डायरेक्शन दे सकता है। शेड्यूल कास्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है ही नहीं, याद रखना। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए कि भाई स्टेट जो है मतलब सेंटर जो है इट कैन ड्रॉ अप एन एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम एसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, तो भी गलत है, बिकॉज ओनली शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ, ओनली शेड्यूल ट्राइब्स के रिलेटेड यहाँ पे कोई भी वेलफेयर स्कीम अगर लागू नहीं हो रही तभी जाके सेंटर यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है। द मेजर टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट विद इन द स्टेट। अगर रेल ट्रांसपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है तो भी हमारे पास सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है ना। और कब डायरेक्शन दे सकता है भाई? कि सपोज करो मदर टंग में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अगर एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उसको डायरेक्शन दे सकता है कि भाई दे, क्योंकि आर्टिकल 350 ये बोलता है कि भाई बच्चे को जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उसको मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन मिलना ही चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में कम से कम मिलना चाहिए। ओके, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। तो हमने कवर किया भाई सेंट्रल स्टेट रिलेशन से 26 क्वेश्चन। कोशिश की कि जो हर इंपॉर्टेंट चीज़ थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से वो हम कवर करें, है ना। जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क की है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। बिकॉज ये चीज़ें जो है ना दिमाग में रहती नहीं है यार, भूल जाते हैं लोग, और यही तो दिक्कत है यार। बिकॉज पॉलिटी इज़ अ वोलेटाइल सब्जेक्ट, चीज़ें बहुत सारी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये हमको बार बार करना रहता है यार।